औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सिर्फ एक नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर हज़रात के साथ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह स्टूडेंट लर्निंग पे हाउ टू बिकम अ चैम्पियन स्टूडेंट सीरीज़ उसके साथ साथ हम टीचर्स के लिए भी लेके इंशाल्लाह आ रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ चैम्पियन टीचर। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लिक्विड से हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बॉइलिंग पॉइंट, और ये एक क्वेश्चन के बॉइलिंग पॉइंट पे फिर उस सब्सटेंस का अगर हम फर्दर टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो थर्मामीटर पे स्केल ऊपर क्यों नहीं जाता। सपोज़ वाटर हमारे पास बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाए, वहाँ से वाटर बॉयल कर ले, उसके बाद हम जितने भी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो थर्मामीटर पे वो टेम्परेचर का स्केल 101 या 102 पे नहीं जाता। सो वाई, इसका भी इंशाल्लाह हम जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलो इसको पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट के जो डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि when the internal pressure become equal to the external pressure, the point of temperature at which the internal pressure or the vapor pressure become equal to the external or atmospheric pressure, the point at which these start boiling is called boiling point temperature. boiling point temperature, ये इसका मतलब है कि जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर आपस में बराबर हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह एक टेबल से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें कि सपोज़ हमारे पास ये एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये वाटर जो हमारे पास यहाँ पे लेयर की फॉर्म में इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मैकेनिज़्म होता किस तरह है। बेसिकली हमने यहाँ पे बजाय से कि हम डेफिनेशन को रट लें, हम मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह मौजूद है। देखिए, जब हम इसको टेम्परेचर नीचे से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमने टेम्परेचर नीचे से प्रोवाइड कर दिया। अब टेम्परेचर का काम क्या होता है। टेम्परेचर का बेसिकली काम होता है कि टेम्परेचर, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। Temperature is directly proportional to the kinetic energy, and kinetic energy is directly proportional to the what? Collision. यहाँ पे collision increase होगा, and फिर हम कहते हैं कि temperature is inversely proportional to the intermolecular forces. Intermolecular forces are van der Waals forces, hydrogen bonding, London dispersion, and dipole forces. अब इस सीरीज को देखें कि इस सीरीज का बेसिकली मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर इसको मैं थोड़ा सा और फर्दर समराइज कर लूँ और इसको यहाँ पे मैं लिख दूँ कि टेम्परेचर हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विड लिविंग सरफेस, ठीक है, लिक्विड लिविंग सरफेस। अब ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो हमने कहा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कोलिजन क्या हो जाएंगे, कोलिजन वो इंक्रीज हो जाएंगे। इनके दरमियान, पार्टिकल के दरमियान कोलिजन वो इंक्रीज हो जाएंगे, मूवमेंट फास्टर हो जाएगी। ये पार्टिकल यहाँ से, यही पार्टिकल आता है सरफेस पे, ठीक है। जब ये पार्टिकल सरफेस पे आ जाता है तो सरफेस से ये फिर उड़ने की कोशिश करता है। क्या करता है, उड़ने की कोशिश करता है। जहाँ पे हमारे पास इवापोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, किस चीज़ का, इवापोरेशन का। यहाँ पे ये हमारे पास हो रही है इवापोरेशन, ठीक है। ये इवापोरेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। अब इवापोरेशन का प्रोसेस किसको हम कहते हैं कि जब ये लिक्विड अपने सरफेस को छोड़ दे, जब ये लिक्विड अपने सरफेस को छोड़ दे, जब ये लिक्विड मॉलिक्यूल अपने सरफेस को एट ऑल टेम्परेचर छोड़ दे, इसको हम इवापोरेशन कहते हैं।
अगर हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें और फिर ये अपने सरफेस को जो, तो इसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस यहाँ पे अब हो रहा है। इस तरह यहाँ पे एक इंटरनल प्रेशर डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? एक इंटरनल प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब इसी इंटरनल प्रेशर को काउंटर बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये हमारे पास, इसको हम एक्सटर्नल प्रेशर भी कहते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। ये हमारे पास, या एक्सटर्नल प्रेशर भी हम इसको कहते हैं। ये हमारे पास जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो जाएं, अगर आप समझने की कोशिश करें कि ये और ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो गए, अब इस पॉइंट पे लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। और जो पॉइंट आप टेम्परेचर है, इन केस आप वाटर, हम जो कहते हैं कि हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर यहाँ पे इन केस आप वाटर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है? यहाँ पे इनकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर। मतलब ये है कि जब ये एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर आपस में बराबर हो जाते हैं, जब ये दोनों प्रेशर आपस में इक्वलाइज हो जाते हैं, उस वक्त लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। अब ये हर सब्सटेंस के लिए अलग है। जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, तो वाटर के लिए ये 100 है। इस तरह और सब्सटेंस है, तो हर सब्सटेंस के लिए ये स्पेसिफिक है। अब इसका रिलेशन किसके साथ आता है? तो रिलेशन, इसका मतलब ये है कि इसका जो बेसिक रिलेशन आता है वो आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। किस तरह? सपोज हमारे पास 2 सब्सटेंसेस है, ठीक है, हनी भी हम लेते हैं और वाटर भी लेते हैं। अब हनी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, वाटर में एज कंपेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। वहां पे विस्कोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे विस्कोसिटी कम है, लिहाजा हनी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। इन अनदर केस, लेट सपोज हम अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म वगैरह को लेते हैं, ठीक है, और साथ में हम वाटर लेते हैं। अब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। अल्कोहल में हमारे पास लंडन डिस्पर्शन और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, तो वहां पे वो क्विकली इवापोरेट हो जाता है। इसीलिए फिर हम जो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का नेचर लेके आते हैं कि जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक हो तो वो वोलेटाइल होते हैं, स्पॉन्टेनियसली कन्वर्जन करते हैं। जहां पे ये स्ट्रांग हो तो वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, इसको आपको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली हमारे पास, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ये हाई होगा। आप इस रिलेशन को समझने की कोशिश करें कि जो बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ, ये डायरेक्टली है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। बट दैट इज ओनली इन केस ऑफ लिक्विड्स, कि अगर लिक्विड के केस में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस रिलेशन को डेवलप करें कि हमारे पास टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन, बट कोलिजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो यहाँ पे कोलिजन कम होगा, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विड सरफेस। ठीक है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं, जो सरफेस को लीप करने की जो कैपेसिटी होती है, जो स्पीड होती है, वो टेम्परेचर के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन कर ले तो आपको पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, क्योंकि जितनी ज्यादा टेम्परेचर के साथ वेपराइजेशन होगी, इवापोरेशन होगी, उतना ही वेपर प्रेशर हाई होगा। तो ये इनके दरमियान एक रिलेशन आता है। क्या आता है? एक रिलेशन आता है। देखिए, अब आपसे कोई पूछे कि भाई इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंट है, आप कह देना कि इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम प्रोसेस है। दोनों में हमारे पास मतलब यह है कि लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? इवापोरेशन बेसिकली हमारे पास सिमल्टेनियस प्रोसेस है एट ऑल टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट या वेपराइजेशन में आपको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा इसके दरमियान एक रिलेशन है। तो यहाँ पे फिर जब बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट जब वेपर प्रेशर इक्वल टू किस चीज के होगा?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस चीज़ के? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और वी कैन से एक्सटर्नल प्रेशर, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो यहां पे हमारे पास क्या होगा? यहां पे हमारे पास फिर बॉइलिंग स्टार्ट होगी। अब बॉइलिंग स्टार्ट होगी, वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? आपने यहां पे सपोज एक थर्मामीटर लगाया हुआ है। अब इस थर्मामीटर पे इनकेस आप वाटर, ये डिग्री बने हुए हैं, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर रहे हैं, तो ये इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है? इस लिक्विड का। तो वो लिक्विड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वाटर है। तो लिहाजा हम थोड़ा सा इसको मतलब ये कि सम अप करते हैं कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, कोलिजन इंक्रीज करते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ते हैं, तो वहां पे वेपराइजेशन, इवापोरेशन, वेपर प्रेशर एक प्रोसेस क्रिएट होता है। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जितना ये ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा होगा, जितना ये कम होगा उतना वो कम होगा। जब ये दोनों आपस में वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए तो उस वक्त कोई भी सब्सटेंस हो वो बॉइलिंग स्टार्ट कर लेता है। वहां पे थर्मामीटर पे जो टेम्परेचर का स्केल है, जो डिग्री आपके पास आई है कि जिस डिग्री पे इसने बॉइलिंग स्टार्ट कर दिया, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्यों होता है? तो फिर यहाँ पे मैंने, अगर आपको ये एक चीज याद है तो इसको आप इलाबोरेट करके इससे आप अच्छा खासा अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके एप्लीकेशन बड़े इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, इसके जो एप्लीकेशन में पहली चीज आती है, ठीक है, एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके एप्लीकेशन में जो पहली चीज आती है वो है हमारे पास कि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर आपस में डायरेक्टली इनका रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या? जो फर्स्ट वन है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये तो एक रिलेशन इसका फर्स्ट आ गया है, लेकिन ये एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये आपने मतलब ये कि याद करना होगा, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। और एग्जाम्पल में अब हम इनके क्या देंगे? प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर खवातीन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप भी इससे फेमिलियर होंगे। जो प्रेशर कुकर का मैकेनिज्म है वो क्या है? प्रेशर कुकर का मैकेनिज्म एग्जैक्टली इस तरह होता है कि एक क्लोज कंटेनर होता है। क्लोज कंटेनर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जब भी आप लेट्स सपोज हाइकिंग पे जा रहे हैं, आप हिल एरियाज पे जा रहे हैं, वहां पे जब एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो आपके पास जो बॉइलिंग का प्रोसेस है इट विल टेक मच मोर टाइम। ठीक है, ये ज़्यादा वक्त जो बेसिकली इसका है, यही ज़्यादा वक्त आपको बचाना है। अब ज़्यादा वक्त जब लेगा तो इसके साथ ईंधन भी, आपका फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। लिहाजा इसको ओवरकम करने के लिए, या लेट्स सपोज आप वहाँ पे कोई गोश्त वगैरह पकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट विल टेक मच लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू व्हेन यू आर कुकिंग एट द सी लेवल। लिहाजा इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्लोज कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। अब क्लोज कंटेनर हमारे पास प्रेशर कुकर है कि जहां पे हमारे पास ये जो सरफेस है ये क्लोज है। अब इसमें जब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, या जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है कि ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को रिड्यूस कर लेता है और आपके पास कम वक्त में बेहतरीन जो है ना वो कुकिंग कंप्लीट हो जाती है, या बेहतरीन जो आपके पास फूड है वो कुक हो जाता है। लिहाजा ये प्रेशर कुकर हमारे पास क्लोज कंटेनर है जहां पे हम आर्टिफिशियली प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, और आर्टिफिशियली उसके साथ हम क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करते हैं। लिहाजा हमारे पास एक कुकिंग जल्दी हो जाती है। अब क्यों? देखिए, हमारे पास अगर हम सपोज करें कि हम कुकिंग करना चाहते हैं, तो अगर हम 3 एरियाज को ले लें, प्लेस, और यहाँ पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आएगा सेंटीग्रेड में, ठीक है, और प्रेशर।
प्रेशर हमारे पास होगा एटीएम में, एटमॉस्फेरिक में। अब हम सपोज कुकिंग करना चाहते हैं सी लेवल पे, तो सी लेवल पे हमारे पास बॉइलिंग क्या होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। ये किस चीज की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं वाटर की, क्या, वाटर की। अब यहां पे इसका लेकिन प्रेशर कितना होगा, प्रेशर यहां पे 1 atm है। हम सपोज मरी हिल्स पे बात करते हैं, मरी हिल्स, तो मरी हिल्स में हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्यों 98 है, क्योंकि वहां पे प्रेशर 0.921 atm है। अब हम सपोज माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ जगहों पे 68 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। एनी हाउ आप रेंज में भी लिख सकते हैं कि 68 to 72 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पे प्रेशर कितना है, 0.425 atm। अब देखिए ये, अब यहाँ पे अगर हम सपोज जाते हैं और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो ये तो पता नहीं कितना अरसा लगेगा हमें अपने फूड को कुक करने के लिए। लिहाजा इस पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए हम प्रेशर कुकर का एक क्लोज कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली वो रीज़न है। अब इस प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या है, इस प्रोसेस के एडवांटेजेस ये है हमारे पास कि एक तो ये टाइम सेविंग है, क्या है, टाइम सेविंग है, मतलब ये कि लेस टाइम लगता है। और सेकंड हमारे पास फ्यूल सेविंग है, क्या है, फ्यूल सेविंग है। अगर आपसे कोई पूछे कि हम क्यों कर रहे हैं, आप कह देना कि हम टाइम सेविंग भी कर रहे हैं और हम साथ में फ्यूल सेविंग भी कर रहे हैं। लिहाजा ये दोनों जो रीजंस हैं, इसी वजह से हम बॉइलिंग पॉइंट का ये वाला कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया है फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन का अगर हम देखें तो सेकंड एप्लीकेशन का हमारे पास आता है वही बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। मैं इसलिए यहाँ पे कहता हूँ ताकि हम बोर्ड को साफ ना करें और आपको समझ आ जाए। तो सेकंड में हमारे पास है, जो सेकंड एप्लीकेशन है कि बॉइलिंग पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। और ये यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ये किस चीज़ का है, डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। किस चीज़ का, डिक्रीज इन अ बॉइलिंग पॉइंट। जहाँ पे वहाँ पे इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पे डिक्रीज इन अ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और एग्जाम्पल हमारे पास इसका आ सकता है वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या चीज़ है, वैक्यूम डिस्टिलेशन बेसिकली जब हम रिड्यूस प्रेशर पे किसी भी दो सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिड्यूस प्रेशर, इसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। किस तरह, तो ये मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए फ़र्क को आप जाने, यहाँ पे इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट था, वहाँ पे डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है। ये बेसिकली डिफरेंस है। यहाँ पे जो हमारा मतलब यह कि जिस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे कि हम बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करके अपना काम कर सके, यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करके अपना काम कर सकते हैं। ये हमारे लिए यूजफुल बन सकते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का कि ये अगर इंक्रीज भी करेंगे तो फायदा होगा, अगर ये डिक्रीज भी करेंगे तो हमें फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है। अब वाटर क्या करता है, वाटर का जो प्रेशर है, देखिए फॉर H2O, अब फॉर H2O अगर हम प्रेशर को 1 atm कर ले तो ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर इसी प्रेशर को हम रिड्यूस करें, कितना, हाफ रिड्यूस करें, 0.5 हमने कर दिया इसको, 0.5 atm। अब देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। तो ये हम प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम ये वाला काम कर सकते अगर हमें ज़रूरत पड़ी। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे लिक्विड्स हैं। फॉर एग्जांपल हम ग्लाइसरीन की बात करते हैं। क्या करते हैं, ग्लाइसरीन। अब इस ग्लाइसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, वो हमारे पास है 290 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 290 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास आ जाएगा 1 atm, 1 atm और 760 मिलीमीटर आप मरकरी और ठार। ठीक है, अब यहां पे आप एक प्रॉब्लम को देख लें।
अगर हमें ग्लाइसरीन चाहिए और हम इसको किसी दूसरे लिक्विड से इसी के बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास कंटेनर है, उसमें 2 लिक्विड्स पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि हम इसको सेपरेट करें। जब हम टेम्परेचर देंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इससे इवापोरेट हो जाएगा। इस तरह हम उसके वेपर्स को कलेक्ट करके और जो नीचे वाला लिक्विड है उसको कंटेनर यहाँ में इसको कलेक्ट करके तो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने से पहले ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये इवापोरेट हो जाएगा। अभी हमें सैंपल की ज़रूरत है, लेकिन सैंपल तो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही इवापोरेट हुआ, लिहाजा ये हमारे लिए नुकसानदेह है क्योंकि हमें तो सैंपल रिक्वायर्ड है और सैंपल इवापोरेट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मतलब ये कि इसका प्रेशर चेंज करके इसके बॉइलिंग पॉइंट को कम करना चाहते हैं। तो कैसे कम करेंगे? अगर हम इसका प्रेशर देखें, ये 760 मिलीमीटर आप मरकरी है, अगर हम इसको 50 मिलीमीटर आप मरकरी पे लेके आए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 210 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब 210 पे अगर हम पहुंच भी जाए तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, मतलब ये कि ये ज़ाया नहीं होगा, ये ज़ाया नहीं होगा। ये बेसिकली इसका जो एडवांटेज है। अब ये एडवांटेजेस मैं थोड़ा सा आपको मतलब और इसको हाईलाइट कर लूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या है इस प्रोसेस के। अब देखिए, फर्स्ट एडवांटेज इसका क्या है? तो फर्स्ट एडवांटेज इसका है कि डिक्रीज टाइम फॉर डिस्टिलेशन। एक तो यहाँ पे पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये क्विकली हो जाएगा। तो क्या हुआ? डिक्रीज टाइम फॉर डिस्टिलेशन नंबर 1। सेकंड इसका क्या होगा? अवॉइड थर्मल डिकम्पोजिशन, अवॉइड थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ये कि हीट पे जो डिकम्पोजिशन होता है, जो सैंपल ज़ाया होता है, इसको वो क्या करता है, वो इसको रिड्यूस करता है। तो देखिए इन्हीं 2 एडवांटेजेस की वजह से हम ये प्रोसेस करते हैं। तो ये भी बॉइलिंग पॉइंट का एडवांटेज है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट का एडवांटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बात करना चाहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास बेसिकली क्या है। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करें तब भी इसका फ़ायदा है, प्रेशर कुकर इसकी एग्जांपल है। आप बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करें तब भी इसका फ़ायदा है, डिस्टिलेशन का ये हमें हेल्प करता है। और ये इसका प्योरली जो मैकेनिज़्म है कि किस तरह ये होता है। तो आपने ये वाली लाइन अगर आपको याद होगी तो इट विल बी मच मोर ईजियर। तो गाइस, इट वाज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट एरिया में लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।